All of you. Welcome to the Golden Purse by VLF. I am Dr. Rani Putra and I welcome each one of you to this financial education training sessions. Your Fin Advisor, and this is week 3 and day 5 जहां पे हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं all about money transfer. क्योंकि कोई भी चीज हमें खरीदनी है या हमें किसी को पे करना है, it involves transfer of money. और कई तरह के मोड्स, कई तरह के तरीके हैं आजकल. इट्स नॉट जस्ट सिंपल गिविंग अवे अ कैश. तो ये कौन से तरीके हैं, और जितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस हम हो रहे हैं उतने ज्यादा हमें प्रिकॉशंस भी लेने होते हैं. बट द ईज ऑफ डूइंग इज वेरी मच. जो उसका जो मनी ट्रांसफर है वो काफी आसान हो जाता है. हम घर बैठे एक जगह पर बैठे बैठे ही हम एक अच्छा छोटा या बड़ा अमाउंट हम ट्रांसफर कर पाते हैं. सो इसे इफेक्टिवली कैसे करें और किन बातों का ध्यान रखें, इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरह से समझा रही हैं हमारी द गोल्डन पर्स की टीम मेंबर की हमारी ट्रेनर सीए विनया गुंदेचा जी. शी इज फ्रॉम मुंबई और बहुत ही व्यस्त समय उनका चल रहा है अभी, उसमें से कुछ समय वो निकाल पा रही हैं द गोल्डन पर्स के लिए. ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है. So I welcome Vinaya ji for taking up continuing with the session of the money transfer of different modes of payment. Thank you Rani. Good afternoon all. Jai Shri Krishna sabhi ko. I hope अभी तक आपने सारे सेशंस अटेंड किए हैं. अभी तक हमने काफी कुछ ऑनलाइन पेमेंट्स की, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब के यूज, प्रिकॉशंस, ये सारी चीजें. ऑल्दो आई वाज नॉट एबल टू टेक इट ऑनलाइन, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड सेशंस हम लोगों ने प्रेजेंट किए वही टाइम पे जो आपको कन्वीनियंट है. और ऑल्दो आप लोगों की कुछ क्वेरीज रह गई होगी तो आप ये लाइव सेशंस में डेफिनेटली पूछ सकते हो. आप गोल्डन पर्स के ग्रुप में मैसेज करके भी पूछ सकते हो. एंड आज का सेशंस रहेगा हमारा. इसके पहले हम लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट सीख ली है, डेबिट कार्ड पेमेंट सीख लिए हैं. ओके, नाउ मोड्स ऑफ पेमेंट्स में आज हम सीखेंगे कि चेक एंड कैश से कैसे पेमेंट करते हैं, चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट से कैसे पेमेंट करते हैं. ओके, इसके पहले इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ पेइंग. हम लोगों ने सबसे पहले जो चालू किया था रादर देन मनी, जो कैश में पेमेंट करना है, उसके अलावा जो भी हमने स्टार्ट किया वो चेक से ही चालू किया. तो हम में से सभी लोगों को ऑलमोस्ट पता है कि व्हाट इज चेक पेमेंट, व्हाट इज डिमांड ड्राफ्ट पेमेंट, और उसे हम कैसे करना चाहिए, कैसे करते हैं. ओके, फिर भी there are many things to be taken care of nowadays. भी अभी कितने सारे चेंजेस आ चुके हैं ऑनलाइन पेमेंट्स के भी कारण से, या फिर अभी भी बहुत लोग चेक पेमेंट्स को प्रेफर करते हैं. बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे चेक ही चाहिए. तो उसके रीजंस क्या हैं, एंड वो करते समय, चेक की पेमेंट करते समय हमें किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए. सो लेट्स गो अहेड विद इट. हम कुछ मोड्स ऑफ पेमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं इन 2 दिनों में. वो रहेंगे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, डोनेशंस. ओके, डोनेशंस भी हम करते हैं, गिफ्ट्स किसी को देते हैं, प्रीमियम. ओके, एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन ऑफ टुडे विद चेक पेमेंट. सो कैन यू सी द सैंपल ऑफ चेक? माय शेयर स्क्रीन इज विजिबल, राइट? Yes. या सो ये सैंपल चेक है. पहले कुछ और आता था, पहले ऐसे बहुत सारी चीजें हमको खुद को लिखनी पड़ती थी. Nowadays many of the things are printed. सिर्फ जो बहुत ज्यादा कंपलसरी है एंड जो सारी चीजें वेराई करती है वही चीजें हमें लिखनी पड़ती है, जैसे डेट, नेम, अमाउंट वगैरह. बाकी हमारा नाम भी लिखा हुआ रहेगा, अकाउंट नंबर भी लिखा रहेगा, चेक नंबर भी लिखा रहेगा. एवरीथिंग विल बी रिटन ऑन इट, printed on it. You just have to print या write whatever information you want to print. हम आगे डिस्कस करेंगे. अब चेक क्या होता है वो देख लेते हैं. ये हम हमारे बैंक को
चेक के थ्रू क्या करते हैं, हमारे बैंक को ऑर्डर देते हैं कि भाई आप हमारे पर्टिकुलर जो अमाउंट है वो इन पर्सन को पे कर दो। क्या करते हैं, हम किसी को, हमारे बैंक को ऑर्डर दे रहे हैं कि यू पे दिस मच अमाउंट टू दिस पर्सन। ओके, तो उस पर्सन को पैसे देने हैं, डायरेक्ट कैश नहीं देना है। सपोज वो बाहर गांव है, सपोज हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन है जिसमें हम इतना बड़ा कैश का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, बड़े बड़े अमाउंट को आप कैश से करोगे तो आपके लिए अनकंफर्टेबल भी हो जाएगा, सेफ भी नहीं रहेगा। तो हमने चेक इश्यू कर दिया। चेक हमारे बैंक का ही रहेगा, जहां पे हमारा बैंक अकाउंट है वहां के ही चेक रह सकते हैं, मीन्स वहां के ही आप इश्यू कर सकते हो। ओके, सो वहां की चेक इश्यू करने के बाद, हमारे बैंक के चेक इश्यू करने के बाद में हमारा बैंक अपने अकाउंट से पैसे निकालेगा, और जिसे भी हम पैसे देना चाहते हैं, जैसे सपोज मैं मेरी पार्टी को पैसे देना चाहती हूँ, XYZ इज माई पार्टी, तो मुझे 20,000 उनके अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो आई विल राइट अ चेक इन इट्स नेम XYZ, मैसेज XYZ लिमिटेड, और 20,000 का अमाउंट पुट करूंगी एंड आई विल गिव इट टू द पर्सन। वो पर्सन करेगा क्या करेगा, अपने बैंक को प्रेजेंट करेगा, मीन्स अपने खुद के बैंक में जाएगा और बोलेगा कि मुझे ये चेक मिला हुआ है। दैट बैंक, सपोज वो बैंक है ICICI बैंक, वो मेरे बैंक के पास जाएगा। सपोज माय बैंक इज HDFC बैंक, तो दैट चेक विल गो टू माय HDFC बैंक, एंड देन HDFC बैंक वाले मेरे अकाउंट से पैसे निकालेंगे एंड ICICI बैंक के उस पर्सन के अकाउंट में उतने पैसे चले जाएंगे। दिस इज अकाउंट ट्रांसफर, मीन्स अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करना हो तो ऐसे हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। मीन्स बैंक का ट्रांजेक्शन कैसे होता है, बहुत बार हम सोचते हैं ना कि ऐसे कैसे हमने चेक इशू किया और कोई और बैंक में चले गया, तो उन बैंक का आपस का ट्रांजेक्शन होते रहता है, उन लोगों के आपस में एंट्रीज होती रहती हैं, वो लोग जस्ट चेक करते हैं कि हमारे अकाउंट में उतने पैसे है या नहीं है। अगर हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है तो पैसे ट्रांसफर नहीं हो सकते। In that case, it will be called as bounce of a check. मीन्स चेक हमारा बाउंस हो जाएगा। काफी कुछ लीगल प्रोसीजर्स और पेनल्टीज और चार्जेस हैं उन सब चीजों में, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। बट यू शुड मेक श्योर कि जब भी आप पेमेंट कर रहे हो आपके पास में इतना पैसा होना चाहिए, आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए कि आपका चेक कभी भी बाउंस ना हो। आपकी हिस्ट्री भी खराब हो सकती है अगर चेक बाउंस होता है तो ट्राई की चेक आपके बाउंस ना हो, आपके अकाउंट में पैसे हो और आपने करेक्ट पार्टी को ही पैसे दिए हैं जिसको भेजना है उनको। फाइन, सो लेट्स फाइंड आउट अबाउट द चेक पेमेंट कि होते क्या है। चेक इज द डॉक्यूमेंट दैट ऑर्डर्स द बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट टू अ पर्सन इन हुज नेम चेक हैज बीन इश्यूड, यानी किसी और के नाम पे जिसको इश्यू करके रखा है, हम हमारे बैंक को ऑर्डर कर रहे हैं कि लेट्स पे टू दैट पर्सन, एंड दैट दो वो बैंक आपस के ट्रांजेक्शन करेंगे एंड हमारे बिहाफ में पे कर देंगे। ओके, तो हमारे लिए इजी हो गया, हमें किसी को पर्सनली जाके पैसे देने की जरूरत नहीं है, एक चेक इश्यू कर दिया तो भी काम हो जाता है हमारा, राइट। नाउ चेक मिलता कहाँ से है, जिस बैंक में हमारा अकाउंट है ना वहां से हमें चेकबुक मिलती है, ये तो सबको पता ही होगा। हम रिक्वेस्ट करते हैं चेकबुक की, जैसे ही अकाउंट खोलते हैं वैसे चेकबुक तो हमें मिल ही जाती है। अदरवाइज जैसे जैसे चेकबुक खत्म होते रहती है, 25 लीफलेट्स होती है, लीफलेट्स यानी एक एक चेक के नंबर्स को चेक लीफलेट कहते हैं, तो कभी 25, कभी 30, कभी 50 लीफलेट्स रहती है, वो खत्म तो होगी ना क्योंकि हम जितने जितनों को इश्यू करेंगे। सो व्हेन इट गेट्स ओवर, उसके पहले ही हमें बैंक को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि वी नीड अनदर चेकबुक। एज एंड व्हेन वी रिक्वेस्ट, हमारा बैंक हमें नया चेकबुक ऑनलाइन भी डिलीवर, मींस ऑनलाइन मींस बाय पोस्ट भी डिलीवर करता है या हमें जाके लेना पड़ता है। ओके, अब चेक के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन रहती है जो हमें पता रहनी चाहिए। बहुत बार हम चेक लिखने से डरते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं रहता हमें कि लिखना क्या है, कहाँ पे लिखना है, गलत लिख दूंगी तो, बिकॉज घर वाले बहुत बार डांट देते हैं, अरे ऐसे कैसे साइन कर दिया, गलत साइन कर दिया, देखो अमाउंट कहाँ लिख दिया, या देखो डेट कहाँ लिख दी, कैसे लिख दी। तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ हमें कुछ चीजें पता चल जाएगी तो हम इजीली चेक को लिख सकते हैं। तो एक चेक के अंदर क्या क्या होता है देखो, एक तो अमाउंट सेक्शन होगा, सिग्नेचर सेक्शन होगा, देन अकाउंट नंबर होगा चेक में, चेक का नंबर होगा, बैंक नेम होगा और आपका नाम होगा, विच इज ऑलरेडी प्रिंटेड। जैसे लास्ट स्लाइड में आपको दिखाया था, कैन यू सी इट, चेक,
ये जो है यहाँ पे देखो अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, दिस इज योर अकाउंट नंबर 501025 समथिंग समथिंग जो भी है। हर बैंक के अकाउंट्स में अलग अलग अकाउंट नंबर रहेगा, मीन्स आपकी अलग आइडेंटिटी रहेगी। सो दिस इज योर आइडेंटिटी फॉर द बैंक अकाउंट। ओके, तो कहीं पे भी और भी जगह पे बहुत जगह बैंक अकाउंट नंबर पूछते हैं। सो अगर आपको और कहीं इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो चेकबुक खोल लो, वहां से आपको बैंक अकाउंट नंबर मिल जाएगा। फाइन, ये आपका चेक नंबर है। नीचे जो दिख रहा है ना 0000 फिर 7 फर्स्ट रेड डॉट में जो है, दिस इज योर चेक नंबर। ये चेक नंबर वेराई होगा, चेंज होगा, यानी जैसे यहाँ पे 7 है, अगले लीफलेट में 8 रहेगा, फिर 9 रहेगा, फिर 10 रहेगा, ऐसे चेक नंबर रहेगा। ये चेक नंबर भी हमें बहुत बार लिखने में काम में आता है कि राइट योर चेक नंबर, अगर फॉर्म भरते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा हमारा चेक नंबर है। बहुत बार हमको पता ही नहीं रहता है कि ये फर्स्ट वाला चेक नंबर है। ओके, सो फर्स्ट वन जो इन्वर्टेड कॉमा में है वो आपका चेक नंबर है। सेकेंड इन्वर्टेड कॉमा में जो है, मीन्स सेकेंड जो रेड बॉक्स में है, दैट इज योर MICR नंबर। मीन्स एक बैंक का कोड टाइप का है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जो पेमेंट्स होते हैं ना उसको फास्ट करने के लिए रहता है। इसका हमें कुछ काम नहीं है एज सच, यानी कहीं पे हमें ये नंबर नोट नहीं करना है, लिखना नहीं है, लेकिन ये लिखा हुआ रहता है तो आपका पेमेंट प्रोसीडिंग फास्ट हो जाता है। तो जस्ट इन केस आपको पता होना चाहिए कि ये चेक नंबर नहीं है, ये MICR नंबर है, दिस इज योर चेक नंबर। फाइन, अब पे, जहां पे पे लिखा हुआ है, ऊपर वाले कॉलम में आई हूं मैं, ऊपर वाली लाइन में जहां पे लिखा है वो क्या रहेगा, जिस भी पर्सन को आपको अमाउंट पेमेंट करने हैं, जिस भी, जैसे मैंने बोला है XYZ को पेमेंट करना है, सो आई विल राइट पे XYZ लिमिटेड। ओके, या पे, सपोज मैं मेरे डॉटर को पे कर रही हूँ तो पे टू जिया एंड कंपनी या जिया गुंदेचा। फाइन, जिसे भी मुझे पे करना है, ऐसा जरूरी नहीं कि कैपिटल लेटर में ही लिखना है, या ऐसा जरूरी नहीं कि सारा स्मॉल लेटर लिखा तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बट इट शुड बी क्लियर। इतना मीन्स ऐसे ओवर रिटर्न या फिर ऐसी हैंडराइटिंग मत लिखो कि किसी को समझ में ही नहीं आए। ओके, और स्पेलिंग सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप स्पेलिंग चेक करके लिखो। कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्पेलिंग्स होती है, हम चेक नहीं करते हैं, हो सकता है उसी नाम के 2-3 फॉर्म्स हो, तो बैंक भी कंफ्यूज हो सकता है। सो स्पेलिंग चेक करके प्रॉपर लिखो नाम। फिर अमाउंट रुपीज सेक्शन में, दिस इज द रुपीज सेक्शन, जहां पे आप अमाउंट लिखोगे जितना आपको अमाउंट देना है। सपोज 2000 रुपीज देने हैं तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, ₹2000 ओनली। जब भी आपका अमाउंट हो जाता है, या आपको वर्ड्स में लिखने हैं, नंबर में नहीं लिखना है, नंबर में लिखने की जगह दूसरी है। सो यहाँ पे आप वर्ड्स में लिखोगे 2000 रुपीज ओनली, ओनली से एंड करो सो दैट कोई भी कभी मैनिपुलेट ना कर सके। फाइन, उसको डबल कंफर्म करने के लिए आप व्हाट जो अमाउंट सेक्शन है ना, नंबर सेक्शन, वहां पे लिखो 2000, फिर एक स्लैश डाल दो, जैसे देखो जस्ट अ सेकेंड। राइट द अमाउंट टू बी गिवन इन वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल 2000 जो मैंने लिखा है 2050 रुपीज ओनली। अगर मुझे 2050 ट्रांसफर करने हैं तो मैं क्लियरली लिखूंगी 2050 रुपीज ओनली, उससे एंड करूंगी, और नंबर्स में लिखूंगी 2050, फिर स्लैश करके एक डैश डाल दूंगी। सो दैट, क्यों करते हैं हम ऐसे, सो दैट कोई नया अमाउंट फिगर ऐड नहीं करते, वहां पे जीरो ऐड नहीं करते, या जैसे 2050 लिखा है वहां पे 2150 ओनली, यानी 1 लिख नहीं दे बीच में, तो मुझे बहुत सारा गैप नहीं छोड़ना चाहिए जब भी मैं वर्ड्स लिखूं। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत कम गैप छोड़ दिया कि पढ़ना ही नहीं आ रहा है। ओके, सो वी शुड जस्ट, एक बहुत एंजाइटी होके लिखना है वैसा नहीं है, जैसा हम नॉर्मल हमारे नोटबुक में लिखते हैं वैसे लिखना है। सिर्फ ध्यान रखना है कि क्लियर होना चाहिए, एंड कहीं पे कोई इतनी बड़ी गैप नहीं हो कि कोई भी अपना अमाउंट बीच में लिख सके। ठीक है, सो चेक में ये सब सेक्शंस होते हैं, ऊपर IFCR कोड वगैरह भी होते हैं जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस के लिए रहते हैं, एंड डेट कॉलम होता है DDMMYY में, ये देखिए राइट हैंड साइड में, अपर साइड में DDMMYYYY, यानी DD मीन्स 2 डिजिट की डेट है, MM मीन्स 2 डिजिट मंथ रहेंगे, और YYYY मीन्स 4 डिजिट का ईयर अपने को लिखना है।
सो सपोज डेट इज 1 जनवरी, तो 2 डिजिट में कैसे लिखोगे? यहाँ पे 1 नहीं लिखोगे, यहाँ 0 लिखोगे, फिर 1 लिखोगे। अब जनवरी है यानी अगेन फर्स्ट मंथ है, तो 0 लिखोगे फिर 1 लिखोगे, देन वाई 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 2020, तो 2020, राइट इट वेरी क्लियरली, कंफ्यूजन के चांसेस मत रखना, ठीक है। चेक, अब चेक हम जब पेमेंट कर रहे हैं तो हमें ध्यान में रहना चाहिए कि आज हमने पेमेंट किया तो अभी के भी हमारे अकाउंट से पैसे नहीं चले जाएंगे। इट विल टेक 2 to 3 days वर्किंग डेज, मीन्स हमने पेमेंट किया, सामने वाली पार्टी को मिला है, वो बैंक में जाएगा, हम उसका बैंक अपनी बैंक के पास जाएगा, अपना बैंक अपने अकाउंट में अमाउंट चेक करेगा कि बैलेंस चेक करेगा कि इतना ही अमाउंट है या नहीं है, और उसके बाद में पेमेंट होगा। तो इट विल टेक 2 to 3 days, कभी कभी बहुत जल्दी भी हो सकता है अगर बैंक हमारे सेम सिटीज में सेम ब्रांच में है तो, और कभी टाइम भी लग सकता है, जैसे बहुत हॉलीडेज बीच में आ गए एंड ऑल, लेकिन 2-3 days लगते हैं। सो जब भी पेमेंट इश्यू करो तो आप ध्यान रखो कि उस समय आपके बैंक में उतने पैसे होने चाहिए, ठीक है। स्टिल इट इज कंसिडर्ड सेफेस्ट मोड ऑफ बिजनेस पेमेंट्स। अभी भी ऑल्दो हमने देख लिया डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, हम क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, कितने सारे ऐप बेस्ड पेमेंट सीख लिए हमने, पेटीएम, गूगल पे, रेजर पे, दिस दैट, लेकिन अभी भी जो भी सेफेस्ट मोड है वो चेक बेस्ड पेमेंट है। जो बिजनेस के बहुत सारे पेमेंट्स है नाउअडेज आल्सो इट इज डन थ्रू चेक पेमेंट, तो ये आना तो चाहिए हमें। वी शुड नॉट बी कि अब क्या करना है चेक का पेमेंट सीखकर वगैरह, कभी भी आपको सिर्फ चेक ना पेमेंट करने काम नहीं आता है, आजकल तो ब्लैंक चेक भी देने पड़ते हैं जस्ट अकाउंट इन्फॉर्मेशन के लिए, तो उसके काम में भी आते हैं। तो हमें जानकारी तो सबकी होनी ही चाहिए, हाउ टू राइट चेक, या कभी कभी हमें और घर वालों ने बोल दिया कि जाके बैंक में चेक जमा करा के आ जाओ, किसी ने हमें चेक दिया है और चेक जमा करवाना है, तो हाउ विल यू डू? आप क्या बोलोगे, नहीं मुझे तो नहीं आता है, कैसे जमा करते हैं, किधर डालते हैं? तो पता हो जाना चाहिए ना, इसलिए ये सारी जानकारी हमें मालूम होनी चाहिए। इट विल हेल्प यू टू ईज योर लाइफ, फाइन। अब जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बताऊंगी कि चेक जब हम लिखते हैं इट शुड नॉट बी ओवर रिटर्न। ओवर रिटर्न यानी काटा पीटी करके एक के ऊपर दूसरा लिखा है या अमाउंट को काट के दूसरा लिखा है, वैसे मत करो। ऐसे करोगे ना तो चेक कैंसिल होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। बहुत बार आपने देखा होगा घर वाले भी आपको बोलते हैं कि अगर आपने चेक लिखा है या अमाउंट लिखा है या सिग्नेचर करी है और सिग्नेचर रॉन्ग कर दी तो कट करके दूसरी करी है, सो इन सच केस वो लोग चेक कैंसिल ही कर देते हैं, वो बोलते हैं नहीं दूसरा चेक लिखो फिर से, क्योंकि बैंक एक्सेप्ट नहीं करते हैं ओवर रिटर्न चेक। एक के ऊपर दूसरा वर्ड लिखा हुआ या क्लियर नहीं लिखा हुआ या कुछ गलती होगी तो हमने कट करके दूसरा लिखा, तो ट्राई टू मेक इट क्लियर, धीरे धीरे लिखो, बहुत गड़बड़ में चेक लिखने की जरूरत नहीं है अगर आदत नहीं है तो, और अमाउंट वगैरह क्लियर लिखने का ट्राई करो। सपोज ओवर रिटर्न हो चुका है, जैसे 2050 मुझे लिखना था और मैंने लिख दिया 2500, नॉर्मली अमाउंट में गलती मत करो, और अगर गलती होती है तो दूसरा चेक लिख दो। अगर कर दिया मैंने ऐसे मिस्टेक और मुझे दूसरा चेक है नहीं मेरे पास या लिखना नहीं है, तो वहां पे मैं मेरी सिग्नेचर डालूंगी, ओके। तो यू शुड राइट डाउन पुट योर सिग्नेचर ओवर देयर सो दैट यानी पता चले कि आपने ही ये आपके ही हाथ से गलती हुई है एंड यू आर करेक्टिंग दैट मिस्टेक। सो अगर ओवर रिटर्न हो जाता है और आप चेक चेंज नहीं कर सकते हो तो आप वहां पे सिग्नेचर डाल दो आपका फिर से, यानी 2 जगह सिग्नेचर रहेगा, एक सिग्नेचर के सेक्शन में और एक जहां पे आपने ओवर राइट कर दिया है चेक को। ट्राई कि ओवर राइट ना करो, करो तो कोई आपने गुनाह नहीं कर दिया लेकिन चेक कैंसिल हो जाएगा, वो प्रोसेस बढ़ जाती है, चार्जेस लग जाते हैं, यू नो। सो टेक केयर ऑफ दैट। राइट डेट इन द फॉर्मेट ऑफ DDMMYYYY, यानी 4 डिजिट का YYYY होना चाहिए, ईयर होना चाहिए। 2020 है तो 2020, या 2022 है तो 2022, ओनली 22 लिख के नहीं चलेगा, शॉर्टकट नहीं चलेगा, पूरा लिखना, ओके। नेम ऑफ द पर्सन, राइट द नेम ऑफ पर्सन एंड एंटिटी ऑन कंफर्मिंग स्पेलिंग केयरफुली। स्पेलिंग या फिर लिमिटेड है, जो भी चीज है ना जिसको भी आप पे कर रहे हो उसका पूरा डिटेल पहले ले लो, लगता है तो लिखवा के ले लो उनसे कि आप लिख के दे दो फिर मैं चेक भर देती हूँ, ओके। राइट अमाउंट टू बी गिवन इन द वर्ड्स, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था।
कि जो भी लिख रहे हो आप अमाउंट तो एकदम केयरफुली लिखो, गैप ट्राई करो कि उसमें गैप नहीं हो। अच्छा, जब आप लिखते हो ना तो जैसे अमाउंट का सेक्शन स्टार्ट होता है, सो स्टार्ट फ्रॉम हियर। जैसे यहाँ पे आप लिख रहे हो तो यहीं से 2020 लिखना चालू कर दो। ऐसा नहीं हो कि सामने वाला एक 1 यहाँ पे डाल दे और यहाँ पे 1 लिख ले साथ में, कि जैसे 1,20,000 अगर हम 20,000 का चेक बना रहे हैं तो स्टार्ट 20 यहीं से। नहीं तो कोई यहाँ पे 1 लिख देगा और 1 यहाँ पे भी, एक स्टैंडिंग लाइन ही तो डालनी है 1 डालने में। सो आपके अकाउंट से 1 लाख जा सकते हैं, ऑल्दो देर आर अदर रेमेडीज फॉर दैट, लेकिन फिर भी ट्राई करो कि कहीं आप कुछ गैप्स नहीं छोड़ रहे हो। डोंट पुट टू मच गैप बिटवीन द वर्ड्स और द नंबर्स। साइन इट ऑन अ प्रॉपर प्लेस, कहीं पे भी साइन मत कर दो। सिग्नेचर की जहां जगह दी है ना उसके ऊपर साइड में साइन करो, नीचे साइड भी मत करो, किसी को क्रॉस करके भी साइन मत करो कि अमाउंट की जगह पे आपने साइन कर दिया, या फिर आपने जहाँ पे चेक नंबर लिखा हुआ है वहां पे साइन कर दिया। ऐसे गड़बड़ जगह पे मत साइन करो। कहाँ पे सिग्नेचर करते हैं, सी यहाँ पे जो भी नाम लिखा हुआ है ना उसके अपर साइड में सिग्नेचर करो। एंड सिग्नेचर शुड बी कंप्लीट। जो आपकी पिछले बार आपने चेक बुक इश्यू करते हुए सिग्नेचर रखी थी वही सिग्नेचर रखो। चेंज हो जाएगी तो आपका चेक कैंसिल हो सकता है, फिर आपके पास वापस आएगा, चार्जेस लगेंगे। सो ट्राई टू कीप योर सिग्नेचर, आपको याद रखने का ट्राई करो और सेम सिग्नेचर ही अप्लाई करो। रिकॉर्ड, अब दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट विच वी नॉर्मली फॉरगेट टू डू। क्या है, हम जितने भी चेक पेमेंट कर देते हैं, हम बिजनेस चलाते हैं छोटा मोटा, या फिर सपोज घर से ही हम कुछ कर रहे हैं काम, या फिर हमारे फैमिली में हस्बैंड ने फोन पे बोल दिया है कि इसके नाम पे चेक लिख के दे दो, लिख भी दिया हमने, सब कुछ करेक्ट कर दिया। अब हम अगली चीज क्या भूल जाते हैं, हम रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं कि हमने चेक लिखा है। ओके, मीन्स देखो चेकबुक के लास्ट में, दिस इज माई चेकबुक। ओके, ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है। जब भी न्यू चेकबुक इश्यू करना है तो फर्स्ट पेज में एप्लीकेशन फॉर्म है। देन जब चेक लिफलेट्स बाकी रहती है उसके एंड में मुझे एक चार्ट टाइप का रहता है, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन लिख सकती हूँ मैं कि मैंने चेक किसे किसे इश्यू किया। सी, इसमें डेट का कॉलम है, चेक नंबर का कॉलम है, चेक इश्यूड टू मीन्स किसे मैंने इश्यू किया है, देन अमाउंट का कॉलम है एंड बैलेंस का कॉलम है। इट कंटेन्स द बैलेंस। तो सपोज मेरे अकाउंट में 1 लाख बैलेंस था और मैंने 4 लोगों को चेक इश्यू कर दिया है, एक को 20,000 का, एक को 30,000 का, एक को 40,000 का। तो 20 30 हो गए 50, 50 प्लस 40 हो गए 90,000। अब फोर्थ चेक में इश्यू कर रही हूँ, वो 20,000 का इश्यू कर रही हूँ। ओके, और मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा, लिख के नहीं रखा। 1 लाख बैलेंस से आज के आज ही मैंने चारों चेक इश्यू करके रख दिए 1 लाख का। फोर्थ जो चेक मैंने 20,000 का इश्यू किया, अब ऐसा होगा सपोज चारों चेक साथ में प्रेजेंट हो गए, अगर चारों चेक हो गए तो मेरा एक ना एक कोई चेक बाउंस हो जाएगा। बाउंस मीन्स मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो बैंक खाली पैसे ये कर देगा, मीन्स वो उतना अमाउंट ट्रांसफर नहीं करेगा। और चेक बाउंस होगा तो काफी कुछ पेनल्टी वगैरह भी मुझे पे करनी पड़ सकती है, राइट। सो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना है। तो अगर मेरे पास ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, मीन्स जैसे मैं ऑनलाइन बैंक के रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही हूँ, फिर भी चेक को प्रेजेंट होने तो टाइम लगेगा ना, तो मुझे लिख के रख लेना चाहिए जब जब मैं चेक इश्यू करूँ कि मैंने किसे किया है, कितने अमाउंट का किया है और कौन सी डेट पे किया है। सो दैट कभी आगे रेफरेंस के भी काम में आ जाता है। कभी भूल जाते हैं हम, ये 20,000 किससे दिए थे, ओ याद ही नहीं आ रहा है, या फिर चेक नंबर आपको पता नहीं होता है किसी के रेफरेंस के लिए, और सपोज सामने वाली पार्टी आपको बोलती है कि आपने तो मुझे चेक ही नहीं दिया, कब पे किया था, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं। सो यू विल हैव द प्रूफ विद द चेक नंबर कि इस चेक नंबर से मैंने आपको पेमेंट किया था। सो नेवर फॉरगेट टू राइट ऑल द समरी। जब जैसे जैसे जिस जिस दिन आप चेक इश्यू करते हो उस दिन आप एंट्री कर लो पीछे के साइड में। और आपको ये पीछे के साइड नहीं मिलता है तो आप एक खुद का ही रिकॉर्ड बना लो पेपर पे या मोबाइल पे, सो दैट आप बता सकते हो कि कब कब इश्यू हुआ आपके अकाउंट से चेक। फाइन, इट शुड कंटेन ऑल द डिटेल्स एंड क्लोजिंग बैलेंस। खुद से ही क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना चालू कर दो कि 1 लाख है, उसमें से 20,000 दिए, 40,000 दिए, 30,000 दिए, अब मेरे पास 20,000 बचे, 10,000 बचे। नाउ आई कैन नॉट इश्यू एनी मोर चेक,
तो 2-3 दिन आप रुक जाओ, उसके बाद में इश्यू करो, या फिर पोस्ट डेटेड चेक इश्यू करो। ओके, पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है कि हम आज की डेट में चेक लिख तो रहे हैं क्योंकि पार्टी आ गई हमसे पैसे लेने के लिए या कोई भी पर्सन आ गया, बट हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं है, हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, आज की डेट में सपोज 3 दिन बाद प्रेजेंट हो गया चेक, तो हमारा बाउंस हो जाएगा, चार्जेस लग जाएंगे। इन सच केस हम, आज क्या है 18th है राइट, 18th ऑफ February। सो सपोज मुझे पता है कि आज तो पैसे नहीं है मेरे पास में और 4-5 दिन आएंगे भी नहीं। सो मैंने 25th ऑफ February की डेट लिख दी है चेक में। जब मैं चेक की डेट DDMMYY लिखती हूँ ना, सो उसमें ही मैंने ऊपर वाले साइड में 25th ऑफ February लिख दी। इसका मतलब है सामने वाला पर्सन 25th ऑफ February के पहले बैंक में प्रेजेंट ही नहीं कर सकता चेक, यानी वो डाल ही नहीं सकता है, चेक डिपॉजिट नहीं कर सकता है। अब वो नहीं करेगा तब तक हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, और 25th के बाद में पैसे आने वाले ही थे। फिर वो जब भी प्रेजेंट करेगा चेक विल बी क्लियर्ड और हमको कोई चेक बाउंस के चार्जेस नहीं लगेंगे। दिस इज कॉल्ड पोस्ट डेटेड चेक, मीन्स हम डेट आगे की लिख रहे हैं उसमें, इट इज ऑल लीगल, कोई इलीगैलिटी नहीं है उसमें, आगे का चेक लिख रहे हैं। जब भी आगे का चेक लिखोगे सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस डेट के बाद में ही प्रेजेंट करने के लिए। फाइन, सो इसीलिए इंफॉर्मेशन बैक साइड में लिख के रखना जरूरी है कि आपको अगर पोस्ट डेटेड चेक इश्यू करना है तो यू विल बी केयरफुल फॉर दैट। Record the check payment as soon as you draw it along with the amount, date, check number. It helps to keep proper track of balances and may be useful for later reference. There is a stop payment facility. Now see, बहुत बार हम लोगों को ये सब पता ही नहीं होता है कि चेक इश्यू कर दिया, ये सब तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, चेक इश्यू करना, डेट लिखना, साइन करना, दिस दैट, बट देयर इज वन फैसिलिटी विद द बैंक व्हिच इज कॉल्ड स्टॉप पेमेंट फैसिलिटी। सपोज हमने किसी को चेक इश्यू कर दिया, इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हैं सपोज, या फिर हमने कोई चीज खरीदी है, हमने पेमेंट चेक इश्यू करके रखा है और हमें पता चला कि वो चीज नकली निकली या फिर दैट इज नॉट वर्केबल। फ्रिज मैंने खरीद लिया और फ्रिज का मशीनरी खराब निकला है, मीन्स चल ही नहीं रहा आने के बाद में, और मैंने तो चेक इश्यू कर दिया। अब मैं क्या सोचूंगी, ओ मेरे अकाउंट से पैसे चले गए, मेरा सारा पैसा वेस्ट हो गया। बहुत सारी जगह ऐसे होता है कि हम इश्यू करने के बाद में हमको आइडिया आता है कि गलत कर दिया, या फिर अभी इश्यू नहीं करना चाहिए था, गलत अमाउंट का इश्यू कर दिया। सो इन सच केस आप बैंक को इंस्ट्रक्ट करके रख सकते हो कि स्टॉप दिस पेमेंट। ओके, किस कौन से बैंक को करोगे, सामने वाले के बैंक को नहीं, हमारी बैंक को, क्योंकि हमारे बैंक से पैसे जाने वाले हैं। सो कॉल योर बैंक, उनको चेक नंबर बता दो, उन्हें अमाउंट बता दो, उन्हें पार्टी का नाम बता दो और बताओ कि इस पार्टी को इश्यू किया है मैंने चेक, बट आई डोंट वांट टू गिव एनी पेमेंट राइट नाउ, मुझे नहीं देना है, तो प्लीज स्टॉप दिस पेमेंट फॉर नाउ। तो अगर एक बार आपने टाइमली, एक टाइम लिमिट होता है, सपोज पैसे निकल ही गए तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन टाइमली आपने रिक्वेस्ट कर दी तो बैंक स्टॉप पेमेंट की फैसिलिटी देता है। इन दैट केस आपके अकाउंट से पैसे नहीं जाएंगे। ओके, और फिर आपको आगे क्या एक्शन लेनी है वो सब कर सकते हैं। बैंक विल टेक सर्टेन चार्जेस फॉर दैट, क्योंकि एक्स्ट्रा काम कर रही है ना आपके लिए बैंक, तो बैंक आपके इस फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कुछ चार्जेस लेगी, बट दैट इज ओके ना, थोड़ा बहुत ही लेगी, कितना लेगी, 50 रुपए 100 रुपए, बट उस चक्कर में हमारा एक्स्ट्रा पेमेंट रुक सकता है। तो स्टॉप पेमेंट फैसिलिटी इज देयर, हमेशा ध्यान रखना, कभी कुछ ऐसे इमरजेंसी आ गई तो हम स्टॉप पेमेंट कर सकते हैं। नाउ चेक बाउंस, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि सपोज हमारे अकाउंट में बैलेंस कम है और हमने चेक ज्यादा का इश्यू करके रखा है, तो इन सच केस चेक बाउंस हो सकते हैं, हो सकता है। चेक बाउंसेस के और भी अलग रीजंस भी हैं, दूसरे रीजन भी है जिसके कारण से चेक बाउंस होता है। बाउंस यानी आपके अकाउंट से पैसे नहीं निकल सकते, या आपके यानी चेक विल नॉट, बैंक विल नॉट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ चेक पेमेंट, मीन्स पैसे ट्रांसफर करने का फैसिलिटी नहीं देगा चेक। कब नहीं देगा, when the bank stop payment proceeding, it is called as check bounce. Okay, the bank take extra charges, check bounce ऐसे ही नहीं होता। सी कितने हमने चेक पेमेंट्स के समय हमने देखा बैंक कभी भी चार्जेस नहीं ले रही है हमसे अलग से, उनका जो ईयरली है मिनिमम वो लेती है तो ले लेती है, अदरवाइज चेक पेमेंट्स के समय चार्जेस कुछ नहीं ले रही है। बट अगर चेक बाउंस हुआ तो इट विल टेक एक्स्ट्रा चार्जेस, plus it may take penalties also.
और वो पेनल्टी अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो चेक का डबल अमाउंट भी हो सकता है। जैसे 10,000 का चेक बाउंस हुआ है तो 20,000 तक की पेनल्टी भी हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि उतनी ही होगी, बट इतने केस तक बढ़ जाती। और कभी कभी वो क्रिमिनल वे में भी हो सकता है, यानी जेल में भी जा सकते हो आप। ओके, सो आप जब भी चेक लिखते हो तो ध्यान रखो आपके अकाउंट में बैलेंस है। और भी रीजन है बाउंस होने के, सो लेट्स सी ऑल अदर रीजंस। फर्स्ट है इनसफिशिएंट फंड। जैसे मैंने आपको बोला कि फंड्स अगर इनसफिशिएंट है तो चेक बाउंस होता है, और चेक बाउंस होते समय क्रिमिनल एक्शन भी होता है। क्रिमिनल एक्शन कब होएगा? जब आप इंटेंशनल, जैसे आपके अकाउंट में पैसे नहीं है उसके बावजूद भी आपने पार्टी को चुप कराने के लिए पैसे दे के रखे हैं, चेक दे के रखा है बहुत बड़ा अमाउंट का, या फिर आपने किसी को चीट करने के लिए चेक दे के रखा हुआ है। तो इन सच अ केस अगर आप गिल्टी प्रूव होते हो, आप अगर आपकी गलती प्रूव हो जाती है तो आपके ऊपर क्रिमिनल एक्शन हो सकता है, आपको 2 साल की जेल भी हो सकती है। नॉट इन ऑल केसेस, बट जहां पे आप गिल्टी प्रूव होंगे, आपने बार बार इस टाइप के ट्रांजेक्शन्स किए हैं, तब हो सकते हैं। सो बी केयरफुल फॉर दैट। ठीक है, जानबूझकर तो हम करते नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कर सकते हैं किसी को चीट करने के लिए एंड ऑल, सो एक्शंस आर देयर। सेकेंड है आउटडेटेड चेक। जब सपोज हमने किसी को चेक इश्यू किया या हमें किसी ने चेक दिया है और हम भूल गए हमारे पास में रखकर, फाइन, और फिर 2-3 महीने भूल गए और 3 महीने के बाद में याद आता है ओ ये चेक है, चलो हम प्रेजेंट कर देते हैं। तो 3 महीने तक का उसका एक लिमिट होता है, टाइम लिमिट, उसके बाद में आप चेक प्रेजेंट नहीं कर सकते हो। सो 3 months इज द टाइम लिमिट। आफ्टर देन whenever you will present it, it will not be cleared, और वो टाइम बाउंड हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, या फिर हम उसको बाउंस भी कहते हैं। ओके, तो चेक कैंसिल भी हो सकता है, एक्सपायर भी हो सकता है, मीन्स हमको पैसे नहीं मिलेंगे या फिर हमारे अकाउंट से पैसे नहीं निकलेंगे अगर सामने वाली पार्टी ने चेक प्रेजेंट नहीं किया है तो। ओके, सो 3 months की टाइम लिमिट है, ध्यान रख लेना। इन दैट केस अभी आप क्या करोगे, फिर चेक वापस आएगा, आपको नया चेक बना के देना पड़ेगा, दैट्स ओके, बट एटलीस्ट हमें पता तो है 3 months के अंदर हमें प्रेजेंट कर देना चाहिए। ओवर रिटर्न, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, इफ इट इज बिन ओवर रिटर्न, बहुत सारे कट पीट वगैरह हैं तो वो चेक कैंसिल कर देगी बैंक। बहुत सारी चीजें, इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है तो भी कैंसिल कर देगी। सिग्नेचर डिफरेंस, अगर हमारा सेम सिग्नेचर नहीं है जैसे हमारे बैंक अकाउंट में था या फिर हमने चेकबुक अप्लाई करते समय रखा था, सो इट विल अगेन गेट कैंसल्ड। डैमेज चेक, इतना फटा फूटा पुराना सा चेक लाके हमने पकड़ा दिया, पानी से गिला हुआ इतना उसमें वाटर स्प्रेड हो चुके हैं इंक, सो बैंक विल नॉट प्रोसीड सच चेक्स। इसीलिए तो चेक्स का हम ज्यादा ध्यान रखते हैं, राइट। एंड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, सपोज पार्टी का नाम ही हमने ढंग से नहीं लिखा है, रॉन्ग पार्टी का नाम लिख दिया है, एंड अमाउंट वगैरह, अमाउंट तो खैर बाउंस होने के रीजंस है ही, या फिर हमने डेट ही प्री डेटेड चेक डाल के रखा है, जैसे कुछ कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो हमने डाली है उस बेसिस पे भी चेक कैंसिल हो सकते हैं। सो चेक कैंसिल के चार्जेस लगते हैं, इसलिए हमें केयर लेनी चाहिए कि चेक कैंसिल ना हो और एक ही बार में प्रोसीड हो जाए। फाइन, नाउ चेक्स के टाइप्स भी तो देखने पड़ेंगे, कौन कौन से टाइप्स के चेक है जो हमारे लिए सेफ है या हम यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप इज बेयरर चेक। बेयरर चेक भी सुना होगा आपने, मीन्स whoever holds the check will be getting the cash. सपोज मुझे किसी ने बेयरर चेक दे दिया, ओके, तो उसमें जस्ट मेरा नाम लिखा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, मेरा नाम नहीं भी लिखा होगा, सिग्नेचर है, अमाउंट लिखा हुआ है उसमें। सो उस बेयरर चेक में जो भी अगर मैंने किसी और को प्रेजेंट कर दिया तो वो पर्सन भी बैंक में जाके पैसे ले सकता है, अगर मैंने डायरेक्टली बैंक में जाके पैसे ले लिए तो मुझे भी मिल जाएंगे। मीन्स जिसको भी, अगर मेरा चेक घूम गया किसी और को मिल गया तो वो कोई और पर्सन भी बैंक जाके ले सकता है। सो बेयरर चेक यानी जो जिसके भी हाथ में, जैसे कैश है ना 500 रुपए जिसके भी हाथ में वो यूज कर सकता है, उसमें किसी का नाम थप्पा नहीं है कि ये ही पर्सन 500 रुपए यूज कर सकता है। सो बेयरर चेक इज लाइक कैश, साइंड कैश, कि उनके अकाउंट से पैसे निकलेंगे, जिसके जिसके हाथ में चेक है उसको पैसे मिलेंगे। ठीक है, सो बेयरर चेक इज मोस्ट अनसेफ मोड ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, लेकिन कभी कभी करना पड़ता है, जैसे हमने कोई पर्सन को दे दिया, वो पर्सन बोलेगा नहीं नहीं मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है, आप मुझे बेयरर चेक दे दो, मैं बैंक से जाके निकालूंगा। ओके, किसी का बैंक अकाउंट ही नहीं है
और या फिर हमको किसी और को पेमेंट करना है, उसका बैंक अकाउंट नहीं है, तो ऐसा कभी कभी करना पड़ता है। सो बेरर चेक लेकिन अनसेफ है। अगर बेरर चेक है तो आप ध्यान रखो कि आप उसको लूज नहीं कर दो, घुमा नहीं दो, एक पर्टिकुलर जिन पर्सन को देना है उनको ही आप दो। क्रॉस चेक, क्रॉस चेक होता है, दिस इज द सेफ वे ऑफ चेक डूइंग चेक पेमेंट। ऐसे तो बहुत टाइप के चेक्स हैं, मैं सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट हेड्स कवर कर रही हूँ जो हमें डेली लाइफ में यूजफुल है। क्रॉस चेक में ऐसा होता है कि हमारे अकाउंट से सामने वाले के अकाउंट में ही जाएगा पैसा और कहीं नहीं जा सकता है। जैसे बेरर चेक में होता है ना कि कोई भी ले सकता है वगैरह, क्रॉस चेक में उसके अकाउंट में ही जाएगा, मीन्स उसके ऑर्डर पे किसी और को पेमेंट नहीं होगा, किसी और के बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा, सिर्फ अकाउंट। सो क्रॉसिंग द चेक में क्या करते हैं आप, कभी भी आपने भी चेक बनाया होगा तो ध्यान रखे होंगे, 2 लाइन से आप लेफ्ट हैंड साइड में जस्ट 2 लाइन डाल देते हो, क्रॉस लाइंस। दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ऑफ द चेक। फाइन, इट इज द मोस्ट सेफ मोड ऑफ, आप भी किसी को पेमेंट कर रहे हो तो उनको पहले बता दो आई एम गिविंग यू क्रॉस चेक, क्रॉस चेक ही पेमेंट करो, ट्राई करो। ओके, एंड थर्ड है पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक हमने देखा था कि जो अगले डेज पे पेमेंट करना हो, हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं है, या हम नहीं चाहते कि उनको अभी पेमेंट करो, हम चाहते कि उनको 1 महीने के बाद में, उनका ड्यू है ना, 1 महीने के बाद पे करना है, लेकिन वो पार्टी हमारे पास अभी आई हुई है, सो मेक अ पोस्ट डेटेड चेक। स्कूल की फीस पे करते समय भी हम पोस्ट डेटेड चेक बनाते हैं, राइट। यानी जून में स्कूल वाले पहले ही हमसे पोस्ट डेटेड चेक लेकर रख लेते हैं कि आप नवंबर का भी चेक देके रख दो एंड दिस एंड दैट। क्यों? क्योंकि फिर उन्हें पता है कि सेफली उनके पास चेक है एंड उनको बार बार कलेक्शन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और उस डेट पे आपको ध्यान रखना है कि आपके अकाउंट में उतना बैलेंस है या नहीं। सो हमेशा आपके जब अकाउंट समरी आप बना रहे हो ना, चेक की समरी, तो आप लिख के रखो ये पोस्ट डेटेड चेक है और इतने तारीख में प्रेजेंट होने वाला है फॉर दिस अमाउंट। सो बेरर चेक, क्रॉस चेक एंड पोस्ट डेटेड चेक। चेक बनाते समय आप क्या केयर ले सकते हो, नेवर हैंड ओवर द चेक विथ जस्ट सिग्नेचर ऑन इट। सुना भी होगा ना ब्लैंक चेक, पहले के पेरेंट्स वगैरह रहते थे, ये ब्लैंक चेक ले लो और जाओ शॉपिंग करो या जी लो अपनी जिंदगी टाइप्स का, उसमें कितना भी अमाउंट डाल दो, बट यू शुड नॉट। अभी तो वैसे भी प्रैक्टिकेबल चीज नहीं है वो, एंड आपने कभी भी किसी को सिर्फ सिग्नेचर किया हुआ चेक नहीं देना चाहिए, अमाउंट लिख के रखना चाहिए या फिर उसको क्रॉस कर देना चाहिए। एंड डेट वगैरह नहीं भी लिखी ना, डेट हो सकता है सामने वाला बाद में डाल दे, या खुद का नाम भी सामने वाला बाद में डाल दे अगर ट्रस्टवर्दी है आपके तो, बट सिर्फ सिग्नेचर करके नहीं अमाउंट देना चाहिए, अमाउंट लिख देना चाहिए, क्रॉस कर देना चाहिए चेक को। फाइन। अच्छा, चेकबुक भी सिर्फ साइन करके आपके कबर्ड में पड़ी हुई मत रहने दो, वो भी रिस्की हो जाती है। तो जब जब जरूरत है तब तब साइन करो। क्रॉस चेक ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा चेक को क्रॉस करो। इन केस यू नीड टू गिव चेक फॉर इंफॉर्मेशन, बहुत बार कोई अकाउंट वगैरह खोलना है ना, तो ये लोग क्रॉस कैंसल्ड चेक मांगते हैं। कैंसल्ड चेक का क्या पर्पस है, दैट उन लोगों को अकाउंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, हमारी कहाँ पे अकाउंट है, बैंक का एड्रेस मिल जाता है, MICR कोड मिल जाता है, अकाउंट नंबर मिल जाता है, एंड हमारा नाम वो लोग प्रॉपरली अपने बुक्स में लिख सकते हैं। जैसा मैंने पहले सैंपल चेक दिखाया था, उसमें सारी इंफॉर्मेशन थी, साथ में लिखा था कैंसल्ड। सो कभी कभी कैंसल्ड चेक भी मांगते हैं। सो अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए देना है तो आप बीच में लाइन लिख के वहां पे लिख दो कैंसल्ड। कैंसल्ड मीन्स चेक का कुछ काम नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए काम में आने वाला है। फाइन। नाउ फॉर मेकिंग बिल पेमेंट्स, फीस पेमेंट्स, राइट योर फोन नंबर्स। यानी सपोज जैसे बहुत सारे बल्क में ट्रांजेक्शन होने वाले हैं किसी के साथ में, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर रहे हो आप, या स्कूल की फीस का पेमेंट कर रहे हो, कोई अपने कहीं एडमिशन लेके रखा हुआ है वहां के फीस का पेमेंट कर रहे हो, एनीथिंग जो बल्क में हो रही है, बहुत सारे लोग फीस पेमेंट करने वाले हैं, बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल पे करने वाले हैं, तो उस केस में आपकी आइडेंटिटी अलग से कैसे पता चलेगी, तो आप पीछे चेक के पीछे आपका फोन नंबर लिखो। सपोज जैसे कोई क्लास की फीस पे कर रहे हो तो क्लास के डिटेल्स लिखो, मंथ ऑन द बैंक ऑफ द चेक, मीन्स डेट लिखो, अमाउंट तो आपका चेक में लिखा हुआ रहेगा, आपका फोन नंबर लिखो, लगता है तो स्टूडेंट का नाम, जैसे अगर मैं मेरी डॉटर या सन के लिए लिख रही हूँ तो मैं मेरे डॉटर का नाम लिखूंगी, मेरे बेटे का नाम लिखूंगी, देन आई विल राइट हिज और हर क्लास और सेक्शन, फिर फोन नंबर्स लिख लूंगी फॉर एनी रेफरेंस, या कुछ गलती हो जाती है तो
एंड फॉर द मंथ ऑफ पेमेंट, कौन से मंथ के लिए मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रही हूँ वगैरह, आप चेक के पीछे लिख सकते हो। चेक विल नॉट बिकम इनवैलिड और चेक विल नॉट गेट कैंसल्ड। ठीक है, तो जहां पे बल्क पेमेंट के चांसेस लग रहे हैं, आप ये सारी इंफॉर्मेशन आप लिख के रखना चाहिए। यूज कॉन्स्टेंट सिग्नेचर, कीप ट्रैक ऑफ योर बैलेंस इन द बैंक, एंटर करेक्ट इंफॉर्मेशन टू अवॉइड एनी अनड्यू चार्जेस। सेम थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड कि हमेशा बैंक के बैलेंसेस चेक करते रहो, आपकी सिग्नेचर्स कांस्टेंट रखो एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन ही पुट करो। फाइन, so this was all about your check payment. Now let's move forward to the demand draft. Sorry, चेक और डिमांड ड्राफ्ट में क्या अंतर है? सो डिमांड ड्राफ्ट, चेक में क्या होता है, हम हमारे बैंक को ऑर्डर देते हैं कि मेरे बैंक से पैसे निकाल के सामने वाले बैंक को दे दो। डिमांड ड्राफ्ट में क्या होता है, हम पहले पैसे देते हैं, हमारे बैंक से अकाउंट से बैंक पैसे निकालता है, फिर डिमांड ड्राफ्ट बनाता है। मीन्स ये प्रीपेड पेमेंट के समान है, जैसे हमारा मोबाइल रहता है ना प्रीपेड, वैसे ये प्रीपेड है, पहले ही आपको पैसे निकालने पड़ते हैं, उसके बाद में ही डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। इसका मतलब है डिमांड ड्राफ्ट बना तो कभी बाउंस तो होने वाला है ही नहीं, बिकॉज वो पैसे देकर ही बना है। चेक पैसे देकर नहीं बना है, चेक तो हमने इशू कर दिया, बाद में हम देख रहे हैं कि अकाउंट में बैलेंस है या नहीं, बट डिमांड ड्राफ्ट तो पैसे देकर ही बना है। इसका स्पेशल ये और सेफ मोड है, जैसे चेक इज अ सेफ मोड ऑफ पेमेंट, डिमांड ड्राफ्ट इज मोर सेफ देन चेक, क्योंकि 100% पेमेंट होने ही वाला है, चेक बाउंस नहीं, डिमांड ड्राफ्ट बाउंस नहीं होगा। ओके, एंड सेकंड गुड पार्ट इज इट डजंट नीड सिग्नेचर। बहुत बार कोई पार्टी बाहर गांव होती है, इधर होती है, उधर होती है, और किसी और के थ्रू डिमांड ड्राफ्ट बनवाती है, तो इसमें आपको सिग्नेचर देने की जरूरत नहीं है, डिमांड ड्राफ्ट बन गया तो आप डायरेक्टली प्रोवाइड करके रख सकते हैं। सो डिमांड ड्राफ्ट का भी ऑलमोस्ट जो लेआउट है वो चेक के समान है, बट सिग्नेचर का कॉलम नहीं है। देख लो यहाँ पे हमारे सिग्नेचर का कॉलम नहीं है, आपका अकाउंट नंबर नहीं लिखा रहेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके ही अकाउंट से आप पैसे भरो, आप कोई भी बैंक में जाके पैसे भर के डीडी बना सकते हो, तो आपका अकाउंट नंबर नहीं लिखा रहेगा, हाँ किस बैंक का डीडी है वो लिखा रहेगा। फाइन, सो दिस इज द सैंपल ऑफ डीडी। अब हम फाइंड करते हैं कि डीडी और चेक में क्या डिफरेंस है। जैसे मैंने बताया, चेक में प्रीपेड पेमेंट के कोई चांसेस नहीं है, मींस जरूरी नहीं है कि प्रीपेड होना चाहिए। डीडी में तो कंपलसरी है कि इट शुड बी प्रीपेड ओनली। देन डिमांड ड्राफ्ट पेमेंट इज फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, बैंक टू बैंक ही है, इट डज नॉट रिक्वायर सिग्नेचर। इट कैन बी पेबल टू स्पेसिफिक पार्टी ओनली, इट इज मोर सेफ। डायरेक्टली जो डिमांड ड्राफ्ट में नाम लिखा है, बेरर नहीं हो सकता है डिमांड ड्राफ्ट, तो वो पार्टी के अकाउंट में ही जाएगा हमेशा। So it is more safe way of paying. ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट इज प्रीपेड, इट कैन नॉट गेट बाउंस्ड, बाउंस नहीं होगा कभी भी डिमांड ड्राफ्ट, यानी अनपेड नहीं जाएगा। किसी ने आपको डिमांड ड्राफ्ट दिया, यानी आप अश्योर हो जाओ कि 100% पैसा मिलने वाला है, बाउंस के चार्जेस या कहीं डाउट के चार्जेस बिल्कुल नहीं है। वी हैव टू गिव सम चार्जेस टू गेट इट डन। सी, चेक पेमेंट करते समय कभी भी हर पेमेंट के समय चार्जेस नहीं लगे आपको, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट बनाते समय मिनिमम चार्जेस रहते हैं। कुछ 5,000 के डिमांड ड्राफ्ट में 50 रुपए या 25 रुपए, 10,000 के पेमेंट में 50 रुपए या 100 रुपए तक, कुछ ऐसे चार्जेस रहते हैं, लेकिन हर डिमांड ड्राफ्ट में चार्जेस तो रहेंगे। सो हम हर बार डिमांड ड्राफ्ट नहीं बना सकते, क्योंकि इतने चार्जेस हम कैसे हर बार पे करें, राइट। डिमांड ड्राफ्ट फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर द पीपल रिगार्डलेस ऑफ हैविंग बैंक अकाउंट। मैंने जैसे बताया था, आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी नहीं है। जैसे मेरे घर के पास में सपोज आईसीआईसीआई बैंक है और मेरा एचडीएफसी बैंक बहुत दूर है, तो मैं आईसीआईसीआई बैंक में जाके डिमांड ड्राफ्ट बना सकती हूँ। मुझे क्या करना है, जस्ट कैश देना है, डिमांड ड्राफ्ट की एक स्लिप फिल करनी है, स्लिप रहेगी बैंक से मिलेगी आपको, वो स्लिप आपको प्रॉपर फिल करनी है कि कितने अमाउंट का डीडी बनाना है और कितनी कैश आपने दी है और साइन करना है, और जस्ट अपने स्लिप फिल कर दी, सामने वाले बैंक को दे दोगे, बैंक आपको डीडी बना के दे देगा, पार्टी का नाम फिल करना है। अब डिमांड ड्राफ्ट की जैसे चेक की भी वैलिडिटी होती है ना, टाइम पीरियड 3 महीने का, तो डीडी का भी 3 महीने का वैलिडिटी होता है। इट विल गेट एक्सपायर्ड आफ्टर दैट। तो अब क्या होगा, अगर एक्सपायर हो गया तो क्या, फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट वापस प्रेजेंट कर सकते हो, बैंक को बोल सकते हो कि नया मुझे डिमांड ड्राफ्ट बना के दो, तो बैंक कैन मेक न्यू डिमांड ड्राफ्ट आफ्टर प्रेजेंटिंग द ओरिजिनल वन। ओरिजिनल वन आपको सबमिट करना पड़ेगा,
ठीक है। सो डिमांड ड्राफ्ट का नया डिमांड ड्राफ्ट भी बन सकता है अगर एक्सपायर हो चुका है तो। Demand draft can be cancelled or refunded if it is done within stipulated time. You will have to visit bank, submit original DD. Now, demand draft बना दिया, बैंक से पैसे निकल गए, अब हम भूल ही जाते हैं कि अब हमारे अकाउंट में वापस नहीं आने वाला है, हमें ऐसे ही लगेगा, राइट? बट इट कैन बी कैंसल्ड और रिफंडेड यानी हमारे अकाउंट में पैसे वापस आ सकते हैं अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस। सपोज मैंने मेरे किसी वेंडर को पेमेंट किया है, कोई पार्टी को मैंने पेमेंट किया है, डीडी बना के दिया है 20,000, और फिर मुझे पता चला कि मेरे पार्टनर ने वो 20,000 चेक से ऑलरेडी पेमेंट कर दिया और वो प्रेजेंट भी हो चुका है चेक, यानी बैंक से तो पैसे निकल गए। अब मैं क्या करूंगी? डीडी अगर मैंने बना तो दिया है, बट अब मैं वो पार्टी को दूंगी नहीं डीडी 20,000 का, या दे भी दिया है तो वापस मांग लूंगी कि 20,000 का जो डीडी मैंने गलती से दिया है, गिव इट बैक टू मी। आई विल गो टू द बैंक, आई विल रिक्वेस्ट द बैंक, क्योंकि ये डीडी अब मुझे काम का नहीं है, या फिर ये आई वांट टू गेट इट कैंसल्ड, वो डीडी आपका कैंसिल भी हो सकता है और आपके अकाउंट में पैसे वापस आ सकते हैं। ओके, सो डीडी कैन बी कैंसल्ड, ये हमें बिल्कुल पता नहीं होता है कि डीडी कैंसिल हो सकता है या हमें पैसे वापस मिल सकते हैं। सो मेक श्योर, कभी कभी गलती हो जाती है, गलत अमाउंट का बन जाता है वगैरह, इन सब केसेस में आप डीडी कैंसिल करवा सकते हैं। ऑल्दो चार्जेस लेगा डीडी बनाने के, जैसे चार्जेस लेता है ना बैंक, कैंसिल करने के भी लेगा, बट दैट्स ओके कि चार्जेस लेगा, लेकिन अपना काम तो हो रहा है। इट इज एडवाइजेबल टू टेक कॉपी ऑफ डीडी। जब भी आप डीडी किसी को देते हो ना, तो एक उसकी कॉपी आपके पास में रख लो, या फिर किसी ने आपको डीडी दिया तो उसकी कॉपी आपके पास में रख लो, क्योंकि अगर डीडी घूम गया कहीं पे, चेक का तो क्या होता है, स्टॉप पेमेंट फैसिलिटी है और अकाउंट पे ही फैसिलिटी है, तो कुछ भी हो सकता है। अगर डीडी घूम गया तो क्या आपको पैसे मिलेंगे ही नहीं? आर यू नॉट एबल टू गेट द मनी? सामने वाले पार्टी बोलेगा मैंने तो तुमको डीडी दे दिया, अब मैं क्या करूंगा, मेरे अकाउंट से तो पैसे चले गए, अब आपका डीडी घूम गया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो अगर बड़ा अमाउंट है तो हो सकता है आपका बहुत सारा नुकसान हो। इन सब से बचने के लिए आप डीडी की एक फोटोकॉपी बना के रखो, कभी डीडी लॉस हो जाए तो फोटोकॉपी प्रेजेंट करो बैंक में और बताओ कि मेरा डीडी लॉस हो चुका है, तो बैंक पर्टिकुलर एक्शन लेगा और आपके बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। ओके, सो मेक श्योर जब भी आप डीडी किसी को देते हो या किसी से लेते हो, एक कॉपी रखो आपके पास में। ऑल्दो आप मोबाइल में कॉपी कर, फोटो ही लेना है ना, मोबाइल में फोटो लेके रख लो, चलेगा। एंड इट इज कंसिडर्ड, सॉरी, DD is considered as safest mode of your payment, तो safer than check। लेकिन DD के केस में क्या होता है? DD के केस में आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, सो यू शुड बी नोइंग कि कब आपको DD इशू करना है, कब आपको चेक इशू करना है, कब आपको DD लेना है और कब चेक लेना है। सो आज हमने चेक और DD के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पेमेंट्स और कहाँ हम हमारे पेमेंट्स करके एनहांस कर सकते हैं हमारी एबिलिटी, विल सी टुमारो। ओके, thank you from my side. Any questions? Thank you so much विनिया जी, thank you so much audience। कोई questions? यहाँ पर ज्योति जी पूछ रहे हैं कि cross check means account pay check ना? Yes, cross check means account pay check, account to account transfer होता है इसमें balance। Okay, so do we have to write there anything when we cross No. the check? सी पहले ऐसा होता था कि वो लाइंस के बीच में क्रॉस चेक लिखते थे, इतनी जरूरत नहीं है, 2 क्रॉस लाइंस भी कर दी ना आपने लेफ्ट हैंड साइड के अपर साइड में, बस when you put the 2 cross lines that will be enough, you don't need to write anything. Okay, any questions audience?